बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डार्विनवाद को यद्यपि वैज्ञानिकों के द्वारा काफ़ी स्वीकार किया गया, लेकिन आनुवंशिकी की कई नई जानकारियां आने के बाद फिर डार्विनवाद में कई तरह की कमियों का भी ज्ञान हुआ। और उन कमियों पे हम पहले दृष्टिपात करेंगे और उसके पश्चात देखेंगे कि किस तरह फिर आनुवंशिकता के नए नियमों की जानकारी के पश्चात डार्विनवाद को नए रूप में नव डार्विनवाद के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डार्विनवाद की कमियां क्या रही। इस स्लाइड में पॉइंट वाइज आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने उल्लेखित किया है कि डार्विनवाद की कमियां क्या रही। पहली जो कमी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वह है विभिन्नताओं की उत्पत्ति कैसे होती है। डार्विनवाद यह बताने में असमर्थ रहा। डार्विन ने कहा कि विभिन्नताएं जैव विकास का कच्चा माल होती हैं। वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। उसने ये बताया कि विभिन्नताओं के द्वारा ही नई जातियों की उत्पत्ति संभव हो पाती है। उसने ये तो बताया कि योग्यतम जो है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा चुन लिया जाता है, लेकिन जो योग्यतम प्रजाति होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वह यह बताने में असमर्थ रहा। अर्थात उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तो बात कही, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको बताने में वो असमर्थ रहा। यानी कि योग्य प्रजाति कैसे उत्पन्न होती है इसको बताने में वो असमर्थ रहा। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं, जिन विविधताओं की उसने बात कही वो विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसको सुलझाने में डार्विनवाद नाकाम रहा। इस विषय में डार्विन ने कोई बात नहीं कही। दूसरी जो कमी डार्विन की थी वो यह थी कि डार्विनवाद के विपरीत कोई एक विभिन्नता ही नई जाति की उत्पत्ति में सहायक नहीं होती, वरन विभिन्नताएं समन्वित रूप से नई जाति की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। डार्विन ने कहा कि एक विभिन्नता जो है किसी प्रजाति के जन्म में सहायक होती है, लेकिन कई जीवों की जैव विकास के पैटर्न को अगर हम देखें तो ये पाया जाता है कि किसी भी प्रजाति के उत्पन्न होने के लिए विभिन्नताएं समन्वित रूप से यानी कोऑर्डिनेटिव वे में काम करती हैं। एक साथ मिलकर कई विभिन्नताएं नई प्रजाति की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। कोई एक विभिन्नता ही किसी प्रजाति की उत्पत्ति में सहायक नहीं होती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने उदाहरण दिया कि जो पक्षियों का जैव विकास हुआ तो उनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए, लेकिन पंखों के साथ साथ पंखों के अंदर जो उनकी फ्लाइट मसल्स थी यानी उड़न पेशियां थी, और उनके अंदर जो अन्य अनुकूलन थे, जैसे कि उनकी जो हड्डियां होती हैं उनमें वायु भरी होती है, उनमें फेफड़ों में वायु कोश पाए जाते हैं। तो समन्वित रूप से कई विभिन्नताएं पक्षियों के अंदर पैदा हुई और उन्हीं विभिन्नताओं के अनुकूलित होने की वजह से फिर पक्षियों की नई प्रजाति का विकास हुआ, पक्षी के रूप में नई प्रजाति का विकास हुआ। तो इस तरह से जो विभिन्नताओं का समन्वित रूप था जिसके द्वारा जो है नई जाति की उत्पत्ति संभव होती है, इसके विषय में डार्विनवाद कहने में असमर्थ रहा। तीसरी जो कमी ये थी कि अवशेषी अंगों की व्याख्या नहीं। अवशेषी अंगों की व्याख्या करने में डार्विनवाद जो है असफल रहा। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो कि बगैर किसी प्रयोग के निष्प्रयोज्य रूप से हमारे शरीर में अभी भी पाए जाते हैं। उनकी हमारे शरीर को वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यक रूप से वो हमारे शरीर में अभी भी विद्यमान रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसको बताने में डार्विनवाद असमर्थ रहा। चौथा जिसकी कमी यह थी कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जो विभिन्नताएं वंशानुगत कैसे होती हैं, यह भी बताने में डार्विनवाद असमर्थ रहा। मतलब डार्विन तो ये भी नहीं बता पाया कि विभिन्नताएं जन्म कैसे लेती हैं, और इसके साथ साथ वो विभिन्नताएं वंशानुगत कैसे होती हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विभिन्नताएं कैसे चली जाती हैं, इसको भी समझाने में डार्विनवाद असफल रहा। तो इसकी ये मुख्य कमियां थी। हालांकि डार्विनवाद के समर्थन में जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उसको मैं अपने दूसरे लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तो वैसे तो ज़्यादातर केसेस में डार्विनवाद सही सिद्ध हुआ, लेकिन कुछ उसकी कमियां भी रही, उस पर ये मैं आपको बता रहा था। अब डार्विन की जो ये कमियां थी, इन कमियों को आनुवंशिकी के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया वैज्ञानिकों ने, उस ज्ञान के द्वारा फिर डार्विनवाद को नए रूप में
प्रस्तुत किया गया और उसका ये नया रूप कहलाया नव डार्विनवाद। तो अब आप ये मेरी नई स्लाइड है, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से नव डार्विनवाद सामने आया। नव डार्विनवाद को आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो हमारा आधुनिक ज्ञान था आनुवंशिकी से रिलेटेड, उसको भी डार्विन से जोड़ा गया। आनुवंशिकी के विकास के साथ साथ मेंडल के नियमों के अनुसार डार्विनवाद की व्याख्या नव डार्विनवाद कहलाई, क्योंकि हालांकि मेंडल के नियम तो करीब करीब डार्विनवाद के समय ही प्रकाशित हो गए थे, लेकिन उस समय मेंडल के नियमों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल की मृत्यु के कई सालों बाद सन 1900 में मेंडल के नियमों को विश्व ने समझा और उस समय ही फिर मेंडल की नियम की व्याख्या हो पाई। और मेंडल के नियम की व्याख्या के बाद फिर पता चला कि डार्विनवाद में क्या क्या कमियां रही। दूसरा जो है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं डार्विनवाद में, नए डार्विनवाद में, कि इसके अनुसार जैव विकास के लिए वंशानुगत विभिन्नताएं जिम्मेदार होती हैं। वे विभिन्नताएं ही नई पीढ़ी नई जाति की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, अर्थात वंशानुगत होती हैं। वो विभिन्नताएं जो वंशानुगत नहीं हो पाती वे नई जाति की उत्पत्ति में सहायक नहीं होती हैं। तीसरा जो इसका तथ्य है कि जैव विकास समग्र रूप से एक समष्टि से प्रारंभ होता है। डार्विन तो कहता था कि जैव विकास एक व्यष्टि यानी एक जीव विशेष से, एक इंडिविजुअल से प्रारंभ होता है, लेकिन नव डार्विनवाद ने आधुनिक खोजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जैव विकास समग्र रूप से एक समष्टि यानी आबादी या पॉपुलेशन से प्रारंभ होता है। एक पॉपुलेशन के अंदर फिर पहले विभिन्नताएं जन्म लेती हैं जो वंशानुगत होकर फिर नई जाति की उत्पत्ति का निर्माण को प्रशस्त करती हैं। लास्ट है कि किसी समष्टि में प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के द्वारा जीनी संगठन में होने वाले परिवर्तन से नई जाति की उत्पत्ति होती है। कोई भी समष्टि जब उसमें प्राकृतिक वर्ण होता है और युग्मतम का चुनाव होता है, तो युग्मतम का चुनाव होने के बाद फिर समष्टि के जीन संगठन में परिवर्तन हो जाता है, उसकी जेनेटिक्स में परिवर्तन हो जाता है और उस वजह से वो विभिन्नता फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है और इस तरह से फिर नई जाति की उत्पत्ति होती है, एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से नव डार्विनवाद में हमने समझा कि किस तरह से डार्विन की जो अच्छी बातें थी, डार्विन की जो प्रमाणिक बातें थी उनको स्वीकार किया गया, जो उसकी अप्रमाणिक बातें थी उसको स्वीकार नहीं किया गया और फिर एक नया सिद्धांत, एक नया वाद बनाया गया जिसे हम नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। आशा है आज आप नव डार्विनवाद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।